नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां छेड़खानी के आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर ही हमला हुआ है। पंडरा थाने की पुलिस पर हमला हुआ है। मोहल्ले के 40 से 50 लोगों ने पुलिस पर हमला किया है, जिसमें 2 जवान घायल भी हो गए हैं। पुलिस पर हमले के मामले में आरोपी, उसकी पत्नी, मां और भाई पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि पीड़िता को लगातार सर्वेश्वरी नगर के जस्सी लोहिया नामक युवक परेशान कर रहा था, और जिसको लेकर के जब पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस पर ही हमला कर दिया गया। मोहल्ले के 40 से 50 लोगों ने पुलिस पर हमला किया है, जिसमें जो जानकारी सामने आ रही है, 2 जवान घायल हो गए हैं। हालांकि पुलिस पर हमला करने वाले आरोपी, उसकी मां और भाई पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और राज्य से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां जैसलमेर में हुई प्री बजट मीटिंग में झारखंड ने केंद्र सरकार से बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए मांगे हैं। आपको बता दें कि बैठक में शामिल हुए वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर, केंद्रीय वित्त मंत्री के समकक्ष 15 सूत्री मांग पत्र को रखा गया। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए बंद विशेष पैकेज को दोबारा शुरू करने का आग्रह किया गया। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रेलवे, पर्यटन, ग्रामीण विकास समेत दूसरे क्षेत्रों में मांग पत्र को रखा गया है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर झारखंड के सियासी गलियारे से बकाया है, सभी मिलाकर अब एक 36 से बढ़कर 141 हो गया। तो उसका पूरा ब्यौरा केंद्र की सरकार को दिया जा चुका है, कोल इंडिया को दिया जा चुका है, और पूरा ब्यौरा हर मदवार किस मद में कितने पैसे हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार अगर वैसा करती है तो ये हठधर्मिता और तानाशाही होगी। देखिए, संघीय ढांचा में राज्य की सरकारें का अधिकार होता है केंद्र की सरकार पर, और केंद्र की सरकार का यह दायित्व होता है कि राज्य सरकारों की वो मदद करें। प्री बजट मीटिंग जो जैसलमेर में हुई, इसी प्रक्रिया को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आगे बढ़ाते हुए अपने राज्य के बहुआयामी योजनाओं को केंद्र सरकार के समक्ष रखा, और विशेष करके 1,36,000 करोड़ रुपया, जो अब 1,41,000 करोड़ रुपया हो गया है, उसकी भी मांग उन्होंने रखी, जो केंद्र की सरकार के पास भी बकाया है रॉयल्टी का। वहीं अब इस मामले को लेकर के बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने यह कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद से अचानक 1,36,000 करोड़ रुपए बकाये का एक माहौल खड़ा किया गया है। ऐसा कोई बकाया राज्य का केंद्र के पास नहीं है। राज्य की जनता को बरगलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। लोगों को कैसे दिग्भ्रमित रखा जाए, कैसे मूर्ख बना कर रखा जाए, तो ये जेएमएम की चाल है। और देखिए, ऐसा करने से भी नहीं होगा, जबकि लोकसभा के अंदर स्पष्ट कहा जा चुका है कि भाई ऐसा कोई बकाया नहीं है। फिर कौन सा पैसा ये मांग रहे हैं, ये कहाँ से लेकर आए हैं? तो मेरा कहना है कि ये सब जनता को दिग्भ्रमित करने का है कि इन्हें काम करने से बचा जा सके। ये मैया योजना के लिए पैसा नहीं जुट रहा है, ये बहाना बना सके। ये 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, उसके लिए पैसा नहीं जुट रहा होगा। तो ये तरह तरह के बहाने बनाकर जनता को गुमराह रखना चाहते हैं। और अब खबर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर के है। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर हर दिन खुलासे के बाद अब सियासत थमती हुई नजर नहीं आ रही है। मामले की जांच कर रही एसआईटी के हवाले से लगातार चौंकाने वाली बात अब सामने आ रही है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक प्रश्न पत्र सेट करने से लेकर उसकी छपाई और उसे ट्रेजरी तक ले जाने के दौरान सुरक्षा के हर स्तर पर चूक की बात अब सामने आ रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष भी इस मामले को लेकर के आमने सामने नजर आ रहे हैं। एसआईटी की रिपोर्ट की बात हो रही है। एसआईटी का गठन भी सरकार ने किया था। कहीं भी कोई इरेगुलरिटी, अनियमितता अगर पाई जाएगी, एसआईटी की रिपोर्ट में ऐसी बातों का जिक्र होगा, तो सरकार न्यायोचित कदम उठाएगी। वे प्रतिबद्धता सरकार में है। हम वो सरकार नहीं है जो रेवड़ियों की तरह या अपने भाई भतीजों को नौकरियां बांटते हैं, जैसा कि जेपीएससी 1 और 2 में आप लोगों ने देखा होगा। ये सरकार प्रतिबद्ध है युवाओं को रोजगार देने के लिए, और पूरी पारदर्शिता के साथ। कहीं कोई अनियमितता होगी तो निश्चित रूप से सरकार इस पर यथोचित कार्रवाई करेगी। में आए हैं कि जो क्वेश्चन
सेट करने वाले लोग हैं, उन्हीं के परिवार के लोग परीक्षाएं दे रहे हैं। इस तरह के कई विषय जब परीक्षाएं आयोजित होती है तो सामने आते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर कोई शिकायतें आएंगी तो सरकार उसकी जांच कराएगी और दोषियों को दंडित करेगी। सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और इसकी जांच कराई जाए, निष्पक्ष जांच कराई जाए, लेकिन सरकार है कि सुनती नहीं। यही कारण है कि देखिए SIT जांच हो रही है। अब SIT जांच में सुनने में आ रहा है कि भाई कई तरह की चूक हुई है, तो कोई ना कोई गड़बड़ी तो हुई है ना, चूक हुई है ना। तो भाई छात्रों का क्या दोष है इसमें? भाई छात्र तो मांग ही कर रहे थे ना, भाई इसमें निष्पक्ष जांच करा दीजिए। विपक्ष भी हमलावर है, विपक्ष भी कह रहा है कि भाई इसकी जांच कराइए, निष्पक्ष जांच कराइए, लेकिन इसके बावजूद सरकार हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। अब आपको गिरिडीह लेकर चलते हैं, जहां डुमरी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले आदिवासी बहुल गांव जोभी में आग की चपेट में आने से मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मां बेटा खलिहान में पुआल से बनाई गई अस्थायी झोपड़ी में सो रहे थे। ठंड से बचाव के लिए पास में अलाव जलाई गई थी। देर रात आग झोपड़ी तक फैल गई। आग में जलकर मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही डुमरी विधायक जयराम महतो भी मौके पर पहुंचे और दुख व्यक्त किया। साथ ही मृतक के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया। महिला अपने बच्चे के साथ उस कुंभे में सोई थी, लेकिन चूंकि ठंड का दिन है, शायद बगल में आग जलाया गया होगा अपने आप को गर्म करने के लिए, और वो आग को बुझाने का कार्य भी किया होगा, लेकिन कुछ चिंगारी शेष रही होंगी और रात को हवा के समय कुछ चिंगारी छिटक कर उस कुंभे तक आ जाती है और वो जल गया। ये बहुत दुखद और हृदय विदारक घटना है। इस घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। हम भी बिल्कुल गमगीन हो गए यहाँ आके, लेकिन साथ ही साथ हम आम आवाम को भी संदेश देंगे कि आपको अपने जीवन की हिफाजत स्वयं करनी होगी। और मौसम से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है, जहां बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर का झारखंड में असर देखने को मिल रहा है। बादल के कारण राजधानी का न्यूनतम पारा चढ़ गया है। कांके में आज का न्यूनतम पारा 11 डिग्री पहुंचा। ज्यादातर जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री के आसपास है। 23 और 24 दिसंबर को रांची समेत कई जिलों में बादल छाए रहने की उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से जता दी गई है। मौसम विभाग ने इसे लेकर के अलर्ट भी जारी किया है। और अब आपको गिरिडीह लेकर चलते हैं, जहां टोल कर्मियों की गुंडागर्दी देखने को मिली। टोल कर्मियों ने एक पत्रकार पर जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल हाई कोर्ट के मनाही के बावजूद टोल कर्मी टैक्स ले रहे थे, जिसकी खबर पत्रकार को लगी। तभी वहां 10 की संख्या में टोल कर्मी ने पत्रकार पर हमला कर दिया और जान से मारने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस ने पत्रकार की जान बचाई। वहीं सूचना मिलते ही झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू भी अस्पताल पहुंचे और पुलिस को इस मामले में कड़ा एक्शन लेने का निर्देश दिया। पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। माननीय हाईकोर्ट ने गिरिडीह टोल पर वसूली पर रोक लगाई है। इसका खबर लगातार 2 दिनों से हम दिखा रहे थे और आज भी सूचना मिली कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद टोल में वसूली का काम चल रहा है। इसी सूचना पर हम खबर संकलन के लिए अजीडी टोल के पास रुके थे। वहाँ पर एक वाहन से टोल की वसूली की गई, उसे रसीद दिया गया। उसी रसीद को हम देखकर वाहन चालक का बयान ले रहे थे, तभी पीछे से टोल के जो गुंडे थे वे 7-8 की संख्या में थे, उन्होंने अचानक हमला कर दिया। कहा कि इसने ही कल खबर चलाया था जिसके कारण हम लोगों का टोल रुक गया है, इसलिए इसको मारो। फिर काफ़ी मारा गया, गला दबाने का प्रयास किया गया, बहुत बेरहमी से मेरे साथ मारपीट की गई। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता के ऊपर वो इस हमले की हम घोर निंदा करते हैं और साथ ही यह आश्वस्त करते हैं कि कानून को हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं है। जिन लोगों ने भी कानून को हाथ में लिया है वो निश्चित रूप से कानून के दायरे में दंडित होंगे। और जामताड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ। पुलिस ने 6 साइबर ठग को गिरफ्तार किया। 13 मोबाइल, 18 फर्जी सिम कार्ड, 3 ATM कार्ड,
2 चेकबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बाइक बरामद पुलिस की तरफ से कर ली गई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के लोगों से पीएम योजना का झांसा देकर ये ठगी करते थे। करमाडार थाना क्षेत्र से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। अपराध करने का तरीका था कि विभिन्न गवर्नमेंट की योजना हो या नंबर प्राप्त करके उस पर एपीके फाइल के माध्यम से भेजते थे। जब एपीके फाइल अब कोई आदमी यूज़ करता है, जैसे ही इंस्टॉल करता है, उसके डेटा ये लोग करके शेयर करके वापस उसको यूज़ करते हुए उसको पैसे का आदान प्रदान कर लेते हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और रांची राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। आपको बता दें कि ताजा मामला धोनी के रांची में हरमू स्थित आवासीय प्लांट से जुड़ा हुआ है। दरअसल झारखंड राज्य आवास बोर्ड को शिकायत मिली है कि धोनी के इस आवासीय प्लांट का अब कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बाद झारखंड राज्य आवास बोर्ड की ओर से अब धोनी के इस बंगले की जांच करने के बाद सामने आ रही है। दरअसल नियमावली के तहत बोर्ड की ओर से आवास के लिए आवंटित प्लांट का व्यावसायिक के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा। अपने खेल, लुक्स और स्टाइल को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार बात सीधे महेंद्र सिंह धोनी की नहीं हो रही, बल्कि महेंद्र सिंह धोनी का रांची में हरमू स्थित जो आवासीय प्लॉट है, चर्चा इस बात को लेकर है। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी का जो हरमू में ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं, ये बंगला जो है वो दरअसल इन दिनों सुर्खियों में इसलिए है कि झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने इस प्लॉट की अब जांच कराने की बात कही है। मतलब कि झारखंड राज्य आवास बोर्ड को ये शिकायत मिली थी कि महेंद्र सिंह धोनी का ये जो बंगला है, ये दरअसल एक आवासीय बंगला है, एक आवासीय प्लॉट है। लेकिन अब जो बोर्ड के पास शिकायत मिली है कि इस बंगले की व्यावसायिक इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। आप देख सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का ये जो बंगला है, वो बंगला फिलहाल इससे एक नया लुक्स देने की कोशिश की जा रही है। बात ये आ रही है कि धोनी अब इस बंगले को पैथोलॉजिकल लैब, यानी किसी को रेंट पर, किराए पर या किसी और तरह के व्यावसायिक इस्तेमाल करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर शिकायत पहुंची है झारखंड राज्य आवास बोर्ड के पास। शिकायत मिलने के बाद आवास बोर्ड ने कहा है कि इस शिकायत की जांच कराई जाएगी, क्योंकि जो झारखंड आवास जो बोर्ड है उसका जो बायलॉज है, उस बायलॉज के नियम के तहत ये साफ है कि अगर आपको कोई आवासीय प्लॉट आवंटित किया जाता है तो उस प्लॉट का आप कमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बता दें कि धोनी के बंगले के बगल में ही बीजेपी का कार्यालय भी है, थोड़ी दूरी पर आपको आसू का कार्यालय है और फिलहाल एक अस्थायी कार्यालय जेएमएम का भी है। तमाम जो है कार्यालय को भी पूर्व में झारखंड राज्य आवास बोर्ड की ओर से यहाँ पर उन्हें भी नोटिस दिया जा चुका है। लेकिन वर्तमान में झारखंड राज्य आवास बोर्ड की ओर से धोनी के इस बंगले को कोई नोटिस तो नहीं दिया गया है, लेकिन जांच की बात जरूर कही गई है। मतलब कि धोनी को ये प्लॉट किस आधार पर, किस सेवा शर्तों के साथ आवंटित किया गया, क्या यह वास्तव में सिर्फ आवासीय प्लॉट है या धोनी को किसी और शर्त पर यह प्लॉट मुहैया कराया गया था। कुल मिलाकर इसकी जांच कराई जाएगी और जांच के बाद जो नियम संगत होगा, आवास बोर्ड ये साफ कर रहा है कि उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। चाईबासा जिला प्रशासन ने अवैध बालू खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। चक्रधरपुर की एसडीओ श्रुति राजलक्ष्मी ने 2 दिनों में छापेमारी कर अवैध बालू लदे 6 ट्रैक्टर पकड़े। ये ट्रैक्टर गुदरी क्षेत्र के कारो नदी से अवैध रूप से बालू लेकर आ रहे थे। आपको बता दें कि एसडीओ ने इसके साथ ही शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्टॉक किए गए अवैध बालू को भी जब्त किया। उन्होंने कहा कि अवैध बालू के खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। जो है हम लोगों ने यहाँ पर कार्रवाई की। जो पहली कार्रवाई हमारी बंगलाटाड़ में हुई थी, जहाँ पर लगभग हमें 1200 सीएफटी जो है बालू वहाँ से जब्त हुआ। और उसके अलावा फिर हमारी उसी दिन दूसरी कार्रवाई जो है वो उलीडी पेट्रोल पंप के पीछे हुई थी, जहाँ पर हमें करीब जो है 500 सीएफटी जो है बालू वहाँ से भी हमको जब्त हुआ है। और इसी संज्ञान में जो है जो आपके जितने भी अंचल के भी अधिकारी हैं उनके द्वारा भी जो है अभियान चलाया जा रहा है। तो अंचल अधिकारी आनंदपुर द्वारा भी जो है नियमित कार्रवाई करते हुए अराउंड 200 सीएफटी जो बालू है वो जब्त। कोडरमा के तेलैया थाना क्षेत्र के घूमो खरीटाड़ में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण को लेकर के ग्रामीणों और प्रशासन के बीच गतिरोध बढ़ गया है।
जमीन मापी के दौरान ग्रामीणों ने सीओ की गाड़ी घेरकर हंगामा किया और पत्थरबाजी की। बिना मापी किए अंचल अधिकारी की टीम को लौटना पड़ा। इस प्लांट से कोडरमा और झुंडी तलैया की जलापूर्ति होनी है, जिसकी जमीन 3 साल पहले चिन्हित की गई थी। सीओ ने आवेदन पर 17 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। गाड़ी को घेर लिया गया, कुछ लोगों को पत्थरबाजी करने लगे, तो इस तरह से हम लोग विरोध को देखते हुए बिना भूमि मापी किए वापस आ गए और उपायुक्त महोदय को हमने इसकी जानकारी दे दी है। आगे कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इन लोगों से उस केस में एक्चुअली पहले भी बात की गई है और हम लोगों के द्वारा उनको बताया गया है कि साइट जो है वो नई नहीं है, बहुत पहले से 3 साल पहले से ही सिलेक्टेड है और योजना उसी पे बननी है क्योंकि वही एक फीजिबल साइट है। उसके अलावा फिर जो है वाटर सप्लाई जो है कोडरमा तिलैया दोनों में प्रभावित होंगी। तो ग्रामीणों को कन्विंस किया जाएगा सीनियर ऑफिसर्स को भेजकर और वहां पे फिर काम कराया जाएगा। रांची यूनिवर्सिटी की आवासीय कॉलोनी अब दम तोड़ रही है। बरियातू हाउसिंग कॉलोनी में रांची विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए बने क्वार्टर की हालत जर्जर है। वहीं दूसरी ओर अवैध कब्जे की वजह से विश्वविद्यालय को हर महीने करीब 32 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। बरियातू हाउसिंग कॉलोनी के 16 ब्लॉक के 192 फ्लैट हैं, लेकिन इनमें मुश्किल से 6 शिक्षक ही रहते हैं। 7 ब्लॉक पूरी तरीके से खाली है और बाकी बचे ब्लॉक पर अवैध कब्जा है। आपको बता दें कि कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने बुनियादी सुविधा और सुरक्षा की गुहार लगाई है। 40-50 सालों से मेरे हिसाब से ये बने हुए हैं और आज के हालात अगर इनके देखें आप तो काफी जर्जर है। जर्जर से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं ये। कहीं का छज्जा गिरने वाला है, कहीं पे पानी का रिसाव है और कुछ ब्लॉक तो ऐसे हैं कि बारिश के दिनों में वहाँ पे रहना मुहाल। सर घर पुराना है और पानी वगैरह का बीच में दिक्कत होता है। बीच बीच में गर्मी वगैरह में अगर पाइप वगैरह टूट जाए तो उस पानी का समस्या होता ही है। और ओपन में है तो स्वाभाविक है कि सुरक्षा की दृष्टि से भी उतना बेहतर तो नहीं है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा कचरा है। तो इंदौर में जैसे होता है कि वहाँ पे प्रॉपर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, यहाँ पे कुछ वैसा देखने को नहीं मिलता है। और प्लस यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब देख ही सकते हैं आप कैसा है, तो यहाँ पे प्रॉपर रिनोवेशन का जरूरत है। पहली बात तो अब ये तो रांची विश्वविद्यालय वो देखना है क्योंकि वहाँ के प्रोफेसर, वहाँ के स्टाफ, वही लोग का निवास स्थान था। बहुत से लोग अभी भी रहते हैं, तो वैसी स्थिति में सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ सीसीटीवी कैमरा तो होना ही चाहिए। झारखंड के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में से एक रांची यूनिवर्सिटी का ये आवासीय परिसर है और यह यहाँ पर लगभग 192 फ्लैट बनाए गए हैं। आप देखें तो आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूं, इसमें से 68 पीजी गर्ल्स हॉस्टल है और शिक्षक और शिक्षेतर कर्मचारी यहाँ पर रहते हैं। आप देख सकते हैं कि मकानों की हालत किस तरह से जर्जर हो चुकी है। यहाँ के जो लोग रहते हैं वो सुरक्षित महसूस करते हैं और विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा कोई भी साफ सफाई की कार्य यहाँ बरसों से नहीं हो रही है। नालियां पूरी तरह से जाम है, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगाया गया है, जबकि यहाँ जो परिवार रहते हैं वो हमेशा और सुरक्षित महसूस भी करते हैं। आए दिन हमेशा रांची में कहीं न कहीं किसी अप्रिय वारदात यानी छेड़खानी का मामला हमेशा सुनने को मिलता है, लेकिन इस आवासीय परिसर में एक भी सीसीटीवी कैमरा देखने को नहीं मिलता है। अब देखना यह है कि क्या विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से इस बारे में संज्ञान लेता है या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप जो तस्वीरें दिखाए हैं आप टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर देखें। कैमरामैन संत के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। कोडरमा जिले में अक्टूबर में होमगार्ड नियुक्ति के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत के बाद जांच पूरी हो गई है। जांच में यह पाया गया कि सूरज पासवान की जगह आशीष पंडित ने परीक्षा दी थी और इसके बाद दोनों युवकों पर कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई और आशीष की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि वहीं एक पद को रिक्त घोषित किया गया है। डीसी ने बताया कि केवल एक मामले में गड़बड़ी पाई गई है, बाकी सभी मामलों में जांच पूरी हो चुकी है। बता दें कि अक्टूबर महीने में होमगार्ड के लिए 391 पदों पर नियुक्ति के लिए शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा हुई थी। बहुत सारे कंप्लेंट्स आए हैं और हम लोगों ने एक टीम बनाया है एसडीओ की अध्यक्षता में, तो सारे कंप्लेंट्स की जांच एसडीओ और होमगार्ड कमांडेंट और 2-3 ऑफिसर्स उसमें हैं उनके द्वारा की गई है
तो उसमें से सिर्फ एक ही कंप्लेन है जो काइंड ऑफ वैलिड लग रही है, तो उसमें हम लोग अभी जो भी न्यायिक उन पे जो भी लीगल कार्रवाई होगी उस व्यक्ति पे, अभ्यर्थी पे। हजारीबाग जिसे कभी स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्कृष्ट कार्य के लिए अवार्ड मिला था, आज वह जिला अपनी बदहाली पर खुद ही रो रहा है। आए दिन यहाँ जहां तहां नगर निगम की सफाई कर्मी कूड़ा कचरा को डंप कर रहे हैं। आलम यह है कि शहर में कई ऐसी जगह है जहां नाक में रुमाल रखकर लोग गुजर रहे हैं। बाग जो है अपने साफ सुथरा स्वच्छ के लिए माना जाता था, लेकिन इन दिनों की अगर हम बात कर ले तो हजारीबाग के जो नगर निगम के कर्मी हैं या फिर कह ले यहाँ वहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा बिल्कुल जो है इसे दूषित किया जा रहा है। अभी हम हजारीबाग के समाहरणालय स्थित है और आपको दिख रहा होगा कि यह जो है कूड़ा का अंबार नजर आ रहा है। बता दें कि इससे पूर्व में जो है हजारीबाग के वार्ड नंबर 24 में जो है कूड़ा का डंप किया जा रहा था, उसके बाद जो है वहां से हटाने की बात जो कही जा रही थी, उसके बाद इस तरीके से प्रदूषण फैलाने का काम किया जा रहा है। महज कुछ ही दूरी पर हजारीबाग का समाहरणालय भवन है, जहां पर आपको साफ तौर पर कैमरे के नजर में दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है जिले के तमाम वरीय अधिकारी बैठते हैं और जो जनता का काम है वो करते हैं। इसको लेकर लगातार जो है हजारीबाग के लोग जो है विरोध भी करते नजर आ रहे हैं। इस पर जो है नगर निगम के अधिकारी से भी हमने पक्ष जानने की प्रयास की, तो उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी जो है उन्हें नहीं थी। हालांकि तत्काल में मिलने के बाद जो है वो भी आगे कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लेकिन देखना यह भी होगा कि यह जो है इस कचरा का निपटारण कब तक होता है और इस क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम क्या कुछ पहल करती है, गौरतलब देखने वाली बात होगी। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 बिहार झारखंड पर जारी है।